हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो बच्चों, जो मैटर है उसको स्टेट्स के बेस पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये होते हैं लिक्विड, सॉलिड और गैस। समझ गए बच्चों कि जो द्रव्य है उसे अवस्थाओं के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। तो यहां पर हम सबसे पहले इन 3 स्टेट्स में टोटल डिफरेंसेस देखते हैं, फिर आगे की डिटेल लेंगे। तो देखो यहां पर मैंने लिया है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। समझ गए बच्चों। सबसे फर्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं। तो देखो सॉलिड्स में अगर आप जाओगे तो सॉलिड्स हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास, डेफिनेट शेप एंड साइज। जबकि लिक्विड में जाओगे तो डेफिनेट ओनली वॉल्यूम एंड मास, और अगर गैस में जाओगे तो ओनली डेफिनेट मास। समझ गए ना बच्चों कि जो सॉलिड्स हैं उनमें निश्चित आकार, आयतन और द्रव्यमान होता है। लिक्विड में जाओगे तो निश्चित आयतन और द्रव्यमान होगा, जबकि गैसेस में जाओगे तो निश्चित द्रव्यमान, बाकी कोई निश्चित नहीं होता। तो पहला डिफरेंस अच्छी तरह समझ गए होंगे। दूसरा जो है सेकंड डिफरेंस में आते हैं सॉलिड्स में, कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब जितने ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिकल्स मिनिमम स्पेस में आ सकते हैं वो फिट होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं। जबकि अगर आप लिक्विड्स में जाओगे तो ये लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं देन सॉलिड स्टेट। सॉलिड की अपेक्षा कम क्लोजली पैक्ड होते हैं। और गैसेस में ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होते हैं। तो दूसरे सेकंड में ये क्लोजली, ठीक है, पार्टिकल्स मींस मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, कण संकुलित होते हैं। समझ गए बच्चों, जितने कम से कम जगह पर जितने मैक्सिमम आ सकते हैं भरे होते हैं। इनमें मॉलिक्यूल्स थोड़ी कम संकुलित होते हैं सॉलिड के रिस्पेक्ट में, और इसमें पार्टिकल्स बिल्कुल सेपरेट होते हैं, अपार्ट, पार्टिकल्स अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, कण एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं, इसलिए बिल्कुल उड़ते रहते हैं। थर्ड में आ जाते हैं कि जो सॉलिड्स हैं इसमें पार्टिकल्स के बीच में या उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। जबकि लिक्विड्स में जो है मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर देन सॉलिड, सॉलिड के रिस्पेक्ट में काफी वीक होते हैं। और गैसेस में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लेजिबल होते हैं, पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन जब तक नहीं लगता जब तक कि वो एक डेफिनेट डिस्टेंस तक ना आ जाए। तो यही लिखा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं सॉलिड्स में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर देन सॉलिड्स, और इनमें नेग्लेजिबल होते हैं। समझ गए बच्चों। आणविक बल प्रबलतम होते हैं, इसमें आणविक बल जो है सीधा सीधा है, जो आणविक बल है, ठीक है, ठोसों से कम प्रबल होते हैं, और इनमें आणविक बल बिल्कुल नगण्य होते हैं। फिर हम आ जाते हैं डेंसिटी। तो सॉलिड्स की हाईएस्ट डेंसिटी होती है, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम होती है, और गैसेस में डेंसिटी बिल्कुल लोएस्ट होती है। फिर आता है कि एक है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के मोशन के कारण जो एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो कहलाती है उनकी थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी अगर ज़्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर मान लो उनके जो बीच में अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर वो फोर्सेस वीक हैं तो ऐसे में थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी, अर्थात पार्टिकल मोशन स्टेट में होंगे, तो इनमें जो थर्मल एनर्जी है वो लेस देन होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करती हैं। समझिए बच्चों, इनकी ऊष्मीय ऊर्जा आणविक बलों से कम होती है, इसीलिए पार्टिकल अपनी पोजीशन में फिक्स बने रहते हैं। इनमें ये लगभग दोनों एनर्जीज बराबर होती है, इसलिए पार्टिकल एक दूसरे के साथ रहते हैं और वो चलते लुढ़कते रहते हैं। एक रोटेशनल मोशन, एक ट्रांसलेशनल मोशन, ये चलता रहता है इनमें, और इसलिए लिक्विड में फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। और इनमें जो थर्मल एनर्जी है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बहुत ज़्यादा है, और पार्टिकल एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होते हैं, इसीलिए उनके बीच में कोई मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं लगते और ये गैसियस स्टेट में बने रहते हैं। तो यहाँ तक डिफरेंस समझ गए, पहले आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, और भी जो डिफरेंसेस हैं मैं उनको और बता दूं। नेक्स्ट है कि पार्टिकल्स शो ओनली वाइब्रेशनल मोशन। देखो अगर आप सॉलिड को देखें तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनमें रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता, मतलब पार्टिकल्स घूम नहीं सकते अपने आप।
उनमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो सकता, वो एक स्थान से मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में अपने आप चले जाएं, ये पॉसिबल नहीं होता, केवल वाइब्रेशनल मोशन होता है। समझ गए बच्चों कि ठोसों में केवल कंपन गति होती है, घूर्णन गति या स्थानांतरण गति नहीं होती। लिक्विड में चले जाओगे तो इनमें तीनों मोशंस मिलते हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, मतलब पार्टिकल्स लुढ़कते रहते हैं। फ्लो होने की टेंडेंसी ट्रांसलेशनल मोशन के कारण है और वाइब्रेशनल मोशन तो होगा ही होगा। समझ गए बच्चों, इसमें तीनों स्थानांतरण, घूर्णन और कंपन तीनों गतियां पाई जाती हैं लिक्विड्स में, और गैसेस में भी ये तीनों होती हैं, बस इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। समझ गए ना बच्चों, तो मैंने यही लिखा है कि पार्टिकल्स शो ओनली वाइब्रेशनल मोशन, पार्टिकल्स शो वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, कंपन, घूर्णन, स्थानांतरण गति तीनों होती हैं, और ये शो लार्ज ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन तीनों तीव्र गतियां होती हैं। फिर सो लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन, आप सॉलिड को दबा नहीं सकते, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, और आप गर्म करेंगे आप तो उसमें ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा, वो फैलेगा नहीं ज़्यादा। ये पेन है, हल्का सा गर्म करते हैं, शेप साइज यही रहेगी, तो इसको आप दबा के इतना सा छोटा सा पेन बनाना ये पॉसिबल नहीं है। लिक्विड्स में भी थर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेसिबिलिटी होती बहुत कम होती है, लेकिन हाँ थोड़ी सी स्लाइटली हाई है, किससे? सॉलिड से। हम लिक्विड को भी नहीं दबा सकते बहुत ज़्यादा, ना ही वो कंप्रेस होता है और ना ही वो एक्सपेंड होता है टेम्परेचर के कारण, और मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा मोड़ा हो सकता है चेंज। और जो गैसेस हैं इनमें कंप्रेसिबिलिटी, एक्सपेंशन, ये तो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस के। गैसों को दबा के छोटा आयतन कम कर सकते हैं बच्चों, संपीड़ित कर सकते हैं गैसों को, उनको गर्म करके फैला सकते हैं, इन दोनों में उतना ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं आता। तो ये तो कुछ थे डिफरेंसेस सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, तो यहाँ तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, ठीक है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द्रव्य की मापनीय गुणधर्म। तो हमें ये 4 लेने हैं, मास, वॉल्यूम, प्रेशर, 3 तो ये हो गए, और एक टेम्परेचर। हम इन तीनों की डेफिनेशन और यूनिट्स जो कि हमारी स्टेट ऑफ मैटर यूनिट में यूज होंगी। तो सबसे पहले है मास। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा। समझ गए ना। अब यूनिट्स में अगर आ जाए तो ऐसा यूनिट जो है इसकी वो क्या है? किलोग्राम। क्या होती है बच्चों? किलोग्राम। मास की जो ऐसा यूनिट है किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 10⁻³ ग्राम, ठीक है। और 1 ग्राम में कितना होता है? 10⁻³ मिलीग्राम। तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1 किलोग्राम = 10⁻6 मिलीग्राम। फिर 1 ग्राम में जो देखोगे आप वो होता है 10⁻6 माइक्रोग्राम। तो इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम = 10⁻12 माइक्रोग्राम। केमिस्ट्री में जो हम मोल लेंगे वो होगा मास बटा, ठीक है, कि मोल = होगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मात्रा बटा अणुभार। हम ज्यादातर गैस में मोल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, तो इसको आप नोट करें। अब देखो बच्चों, फिर नेक्स्ट है वॉल्यूम, आयतन। तो हम जानते हैं कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान ही क्या है? आयतन है। तो ऐसा यूनिट अगर हम आ जाए तो ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब। 1 मीटर = कितना होता है? 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब = हम इस वैल्यू को यहाँ तो 10⁻² मीटर क्यूब, तो ये होगा 1 मीटर क्यूब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि सेंटीमीटर क्यूब = 1 ml होता है, इसीलिए हम 1 मीटर = 10⁻6 ml, और 10⁻³ ml 1 लीटर होता है, इसलिए 1 मीटर क्यूब = 10⁻³ लीटर, या 1 मीटर क्यूब ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब = होता है 1 लीटर। समझ गए बच्चों कि डेसीमीटर क्यूब = लीटर ही होता है, इसीलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये यूनिट्स होती हैं वॉल्यूम की, जो हमें इनमें इस यूनिट में जरूरत पड़ेगी, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैटर पर यूनिट एरिया। समझ गए बच्चों कि इकाई क्षेत्रफल पर द्रव द्वारा आरोपित बल। तो प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर = क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। अब चूंकि फोर्स = क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान, समझ गए बच्चों, गुणा त्वरण।
तो मास को m से, त्वरण को g से और एरिया ये क्या हो गया बच्चों, क्षेत्रफल, एरिया। तो हम लिखेंगे m इंटू जी अपॉन ए। फिर और आगे बढ़ जाए, अब मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, समझ गए ना। तो वॉल्यूम क्या, और वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट इंटू एरिया, समझ गए बच्चों। ये क्या हो गया, आयतन गुणा घनत्व, और आयतन मतलब वॉल्यूम इक्वल टू h इंटू ए होता है, जहां a है एरिया जो इसमें हमने a से लिया है, और h हो गई हाइट। अब तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इंटू ए इंटू डी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम ये है। अगर हम इसी फॉर्मूले में ये वैल्यू पुटअप कर दें तो हमारे पास आ जाएगा P इक्वल टू h इंटू ए इंटू डी इंटू जी अपॉन ए से ए हट गया, तो फॉर्मूला h डी जी। इससे हम किसी भी कॉलम का प्रेशर निकाल सकते हैं कि वो नीचे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। जहां h हाइट ऑफ कॉलम ऑफ मैटर, जो भी द्रव्य लिया गया है बच्चों उसकी ऊंचाई कितनी है वो लेनी है, और वो किसमें, मीटर में। डेंसिटी मतलब घनत्व हो गया मैटर का, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेना है। और ये है g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू यूज करके हम प्रेशर पास्कल में, तो यहाँ जो P आएगा ये है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑफ कॉलम ऑफ मैटर, जो किसमें आएगा, पास्कल में। अब मैं अभी यूनिट और बता दूंगी पास्कल कैसे आएगा, तो यहां तक बात समझ गए, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हम इस यूनिट के बारे में आ जाएं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, तो हम जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया की क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, तो बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं पास्कल। इसकी कैलकुलेशन इस बेस पर भी, हम इस यूनिट को इस बेस पर भी समझ सकते हैं, h को मीटर में, डेंसिटी को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसका वैल्यू होगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2 पावर है, तो ये होता है पास्कल के बराबर, मतलब ये भी पास्कल है या इसको भी पास्कल बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, समझ गए बच्चों, पृथ्वी की सतह पर जो बल आरोपित होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेजर्ड बाय बैरोमीटर, बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। देखो किस तरह से, ये है Hg का कॉलम 76 सेंटीमीटर, अगर हम, ये है लिक्विड Hg, क्या भरी हुई है, लिक्विड Hg, और यहाँ पर भी क्या है, Hg लिक्विड है ये। तो जब हम इस एक टेस्ट ट्यूब में भर के Hg को उल्टा रख दें तो 76 सेंटीमीटर पर ये फिक्स हो जाती है। इसका मतलब है कि 76 सेंटीमीटर का जो Hg है उसका जो प्रेशर है या जो फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स है बच्चों, ये 1 atm जो एयर है उसके फोर्स के बराबर है, तभी तो ये फिक्स हो गई। ये प्रेशर इस तरफ का और ये अंदर का प्रेशर जब बराबर होंगे तो ये 76 सेंटीमीटर Hg पर फिक्स हो जाती है। इसका मतलब है कि 1 atm 76 सेंटीमीटर Hg कॉलम के द्वारा जो प्रेशर नीचे की तरफ एक्सर्ट किया जाता है वैक्यूम में, उसके बराबर है या 0.76 मीटर या 760 मिलीमीटर या 760 टॉर, क्योंकि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 टॉर होता है। और अगर हम इसको पास्कल की यूनिट में निकालना चाहें तो HdG, H मतलब हाइट हो गई 0.76 मीटर, D मतलब मरकरी की डेंसिटी है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और बाकी ये तो G है। तो सॉल्व करने से आता है 1.01325 इंटू 10⁻, ठीक है, 5 पास्कल, या 1 atm इक्वल टू कितना बार, क्योंकि 10⁵ पास्कल इक्वल टू 1 बार, या 1 atm अप्रोक्सीमेट 10⁶ डाइन, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना भी होता है। तो इस तरह से ये प्रेशर के बारे में है, जो कि बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ज़्यादातर हमें इस प्रेशर की जरूरत पड़ेगी इस यूनिट की आगे कैलकुलेशन में। तो यहाँ तक बात समझ में आगे होगी, नोट कर लें।